नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप मेरे साथ हैं मेरे शो आम से खास पर। और आज उसी कड़ी में मैं जोड़ने जा रहा हूं देश के महान कवि साहित्यकार दिनेश रघुवंशी जी, जो कि राष्ट्रपति सम्मान से नवाजे जा चुके हैं और भी हरियाणा कल्चरल एकेडमी का अवार्ड भी इनके पास है और भी बहुत सारे अवार्ड विनर हैं ये। और आज वाकई आपने मेरे शो को खास बना दिया दिनेश जी। नमस्कार हरीश जी। आपके सभी दर्शकों का भी मैं अभिवादन करता हूं और प्रणाम करता हूं उन्हें। सबसे पहले आपने कहा कि मेरा शो आम से खास, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं तो आम ही बनकर रहना चाहता हूं और हूं। जो मजा आम बनने में है ना, वो किसी चीज में नहीं है, खास बनने में नहीं है। शो का कंसेप्ट अपनी जगह है, आपका प्यार अपनी जगह है, लेकिन मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि अभी 2 दिन पहले चुनाव संपन्न हुए दिल्ली में, तो आपने आम का हश्र जो देखा है, तो मैंने अभी एक कथा लिखा था कि ये मंडी झूठ की सच्चाई के गहने नहीं देती, किसी सूरत भी सच्ची बात ये कहने नहीं देती, हमारे देखते ही देखते वो खास बन बैठे। सियासत आम को भी आम तो रहने नहीं देती। तो सियासत में आम रहे या खास रहे अलग बात है, लेकिन इस शो में आम आदमी जो खास बनने की प्रक्रिया में है, उसमें आपने मुझे शामिल किया एक हिंदी कवि को। आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। दिनेश जी, आपने बड़ी अच्छी परिभाषा दी, शब्दों पे आपकी बहुत पकड़ है। शायद मैं उन शब्दों का उस सफाई से उच्चारण न कर पाऊं। हाँ, लेकिन आपकी जिस चीज पे पकड़ है वहां हम नहीं पहुंच सकते। वास्तुकला में आप मिसाल व्यक्तित्व हैं और आपके बनाए हुए आज इस स्टूडियो में, इस आशियाने में बैठकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ख्वाबगाह में हम बैठे हों। धन्यवाद दिनेश जी। जी। पहल करता हूं मैं आपकी वाक्पटुता को देखते हुए, आपकी शब्दों पे पकड़ को देखते हुए। ये कोई पॉलिटिकल शो नहीं है, ये तो आप भी समझ गए होंगे। इस शो में आम से खास से मेरा मकसद सिर्फ यही है, एक आम व्यक्ति आम सी जगह पर पैदा हुआ जिसको ख्वाब देखने की भी इजाजत शायद नहीं थी। जी, बिल्कुल मेरे साथ तो ऐसा ही था कुछ। उसने इतना बड़ा मुकाम अगर हासिल किया है तो उसकी काबिलियत से इंस्पिरेशन ले लोग, मेरा यही एक मकसद है। बहुत अच्छा मकसद है सर आपका। और अब मैं आपकी अनुमति से अपनी छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वर्ष 1964 में मेरा अगस्त माह में गांव, बुलंदशहर जिले में एक गांव है खैरपुर, वहां मेरा जन्म हुआ। बहुत छोटा सा गांव है, तकरीबन 500-600 की आबादी तब होगी। और मेरे पिताजी जयराज सिंह जी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। उस जमाने में एमएससी होना बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात थी। और वो सरकारी सेवा में थे उत्तर प्रदेश शासन की। और हमारे लिए सबसे बड़ा जीवन में कोई दुर्भाग्य है तो यही है कि मैं 2 वर्ष का था, मेरे पापा का साया हमेशा के लिए उठ गया हमसे। एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ ही हमारी यादों में है, हम भी नहीं पाए उसको। ये विडंबना है। हाँ, मैं बल्कि उसे कभी अब जीता हूँ, कविताओं में उन पलों को याद करता हूँ। तो मैं आज एक बच्चा बनकर कई बार उन पलों को जीता हूँ। कई बार ये मेरे मन में रहती कि एक बच्चे की भूमिका में मैं तब तो नहीं लिख सकता था, लेकिन आज मैं उन लम्हों को जीता हूं तो कुछ ऐसे जी लेता हूं, एहसास को शब्दों में रूप दे देता हूं। तो ऐसा दे देता हूं, देखिए कि अचानक पांव के नीचे की ही मिट्टी गई जैसे, अचानक बोझ की गठरी कोई रखी गई जैसे, हमें खुद सहने होंगे धूप और बरसात के मौसम, पिताजी क्या गए सर से कोई छत ही गई जैसे। क्या बात है, क्या बात है सर। तो हम गांव में थे, मैं, मेरी माँ, और मेरी माँ बहुत बहादुर, बहुत अच्छी महिला, बहुत, माँ सबकी अच्छी होती हैं। मैं दुनिया की हर माँ को बहुत प्रणाम करता हूं। आपने माँ को लेकर अपने काव्य पाठ में बहुत कुछ लिखा है सर। मेरा एक भाई छोटा है जो मेरे पिताजी के जाने के लगभग 2.5 महीने बाद इस दुनिया में आया। तो बड़ा कठिन समय था। और सबसे बड़ी बात थी, शिक्षा नहीं थी वहां। 5वीं क्लास तक तो गांव के स्कूल में पढ़ ली है, सरकारी स्कूल में। और मैं आज इस बड़े प्लेटफॉर्म पर ये बात कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो अंधेरों से निकलने की छटपटाहट में है, जद्दोजहद में है, कि मैं 6ठी में दाखिला नहीं मिला था मुझे कहीं। मैं 6ठी और 7वीं नहीं पढ़ा कहीं भी। मैं आज इस बात को ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कैमरे पर पहली बार बोल रहा हूँ। तो मैं 6ठी और 7वीं नहीं पढ़ा। 6ठी में मेरा दाखिला जब किसी भी स्कूल में नहीं हुआ मान्यता प्राप्त में, तो एक साधु थे, वो कभी शिक्षक रहे होंगे, तो अब वो बाद में चोला धारण करके साधु बन गए थे। तो वो मुझे रोज देखते थे, मैं रोज जाता था, जब एक स्कूल के बाहर बैठ जाता था तो वहां पर वो मुझे रोज देखते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आप आइए मेरी झोंपड़ी में। मुझे वो पकड़ के ले गया। फिल्मी कहानी जैसा लगता है। अभी मैं अपने बच्चों को वो जगह दिखा के लाया, बच्चों को बड़ा गर्व की अनुभूति है। बच्चों को यकीन ही नहीं आया कि पापा ये भी कोई जगह हो सकती है। मतलब इतना
आज भी वो जैसे बेताल कथाओं में मिलती है ना कहानी, चंदा मामा की कथाओं में, वो तो ऐसा पुराना सा कुआं, बहुत पुराना तालाब, उसके किनारे वो कुटिया कुटिया, बहुत सारे पेड़, बड़े सांप वहां होते थे। उन उस वातावरण में उन्होंने छठी और सातवीं में 15-20 बच्चे थे, उनमें मैं भी था। हमने छठी सातवीं वहां पढ़ी और हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था। हमें छठी और सातवीं का हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। तो फिर आठवीं में जो मेरे मामा मोदीनगर में रहते थे, मोदीनगर के पास गांव है मेरे मामा जी का, मेरे मामा जी वीरपाल सिंह, तो वो मुझे एक दिन वहां से ले आए। मेरे मामा बहुत अच्छे हैं सभी, मेरे 5 मामा थे, अब 2 चले गए, अभी 3 हैं। और आज मैं इस मंच से अपने मामाओं को बहुत प्रणाम करता हूं कि मामा जी आपने मुझे इस लायक बनाया और बहुत प्यार दिया। तो यदि छठी मैं सातवीं में जहां जिस हालात में मैं था, यदि 8वीं क्लास में मेरे मामा जी मुझे वीरपाल सिंह जी लेकर नहीं आते तो मैं कहाँ होता आज। मैं आप खुल के शो पे उनका नाम लीजिए सर, खुल के धन्यवाद कीजिए। आज मैं अपने उन मामा को बहुत याद करता हूँ, नहीं है वो, और वो थोड़े से बड़े थे मुझसे, और वो मुझे छठी क्लास मतलब मुझे 8वीं क्लास में लाके उन्होंने मोदी इंटर कॉलेज मोदीनगर में मेरा एडमिशन। सर उनके बच्चे भी अगर ये शो देखेंगे ना, शो देखे रहे, उनका तो बेटा, उनका मन भर आएगा। बेटा बिट्टू है, बहुत अच्छे बच्चे हैं वो। तो मेरे मामा जी ने मुझे 8वीं 9वीं 10वीं में बड़ा सपोर्ट दिया। 11वीं करते करते मैं मोदीनगर शिफ्ट हो गया, मैं अपनी माँ के साथ में छोटे भाई के साथ गांव से मोदीनगर आ गए। तब तक हम गांव में रहे, भोजपुर गांव में, भोजपुर पट्टी, तो मोदीनगर से लगा हुआ गांव में, वहीं से हम रोजाना स्कूल जाया करते थे। और जब मैं 11वीं में आया, अब मैं आपको अपने जीवन की कहानी जो थोड़ी बहुत मैं जिसे मानता हूँ वो सुनाना चाहता हूँ। तो 11वीं में आने के बाद उन दिनों मेरी उम्र थी बमुश्किल होगा मैं 14 साल का, बस इससे ज्यादा नहीं था मैं। तो मुझे लगने लगा था कि अब रास्ते बंद है, क्योंकि मामा जी का अपना परिवार भी बहुत बड़ा था, 5 मामा थे, मौसी थी, सब उनके बच्चे थे, तो ऐसा कुछ था नहीं वहां बहुत ज्यादा। तो मैंने किसी ने मुझे एक दिन कहा कि बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम होता है, क्लर्क बन जाते हैं बैंक में, और आप उसमें इंटरमीडिएट करके टाइपिंग आनी चाहिए। और उन दिनों टाइपिंग का फैशन था कि कोई भी नौकरी चाहिए सरकारी, टाइपिंग आनी चाहिए। तो मैंने वहां पर एक, आज भी नाम याद है, स्टैंडर्ड टाइप्स सेंटर, देखिए मुझे बिल्कुल ठीक है, मेन रोड पर। तो मैंने उनके यहाँ ज्वाइन किया और 8 या 10 रुपए महीना लेते थे वो, टाइपिंग का कोर्स किया। तो मैं जब तीसरे महीने में था, अब मैं वो बताना चाहता हूँ, ये मैं 12वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, 11वीं कर चुका था, 12वीं में एडमिशन हो चुका था। तो मैं बिल्कुल उन दिनों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एक तरह से क्लास के अलावा कोई काम नहीं था सिवाय इसके कि गुजारा कैसे करना है, आगे कैसे करना है। तो मैं टाइपिंग कर रहा था, तो मेरी स्पीड बहुत हो गई थी। आपको आश्चर्य होगा कि मैं 125 की स्पीड तो अब भी कर सकता हूँ, आज बोल रहा हूँ, आज भी, हाँ, बिना प्रैक्टिस के। अब मैं कह रहा हूँ, अब तो मुझे 30 बरस हो गए होंगे, 40 साल, 30 साल। इतनी स्पीड तो आमतौर पर ही होती है। आप किसी अगले एपिसोड में लाइए और मेरे सामने टाइपिंग मशीन रखी, कंप्यूटर का कीबोर्ड। नहीं, आपकी बात का पूरा भरोसा है। तो मैंने ये किया। तो जब मैं एक दिन कर रहा था, तो वहां पर एक व्यक्ति आए, ये महत्वपूर्ण बात है, श्री RN मिश्रा जी, स्वर्गवासी हैं वो, लेकिन वो जहां भी है उस पुण्यात्मा को मैं फिर प्रणाम करना चाहता हूँ, बहुत दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ, अक्सर याद रखता हूँ उन्हें। तो वो मेरी स्पीड देखकर बोले कि बेटा तुम्हारी स्पीड बहुत है। तो मैंने कहा जैसी भी है सर आपके सामने। बोले हमारे यहाँ काम करोगे? तो मैं बोला कर लूंगा। मोदी रबर में अकाउंटेंट हूँ। मोदी रबर का मुख्यालय था मोदी भवन के अंदर, शायद आपने कभी मोदीनगर से निकले हो। हाँ जी, हाँ जी। और प्लांट था मोदीपुरम में। तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, सेल्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट। सारी फैक्ट्रियां मोदी की हैं जी। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप आ जाओ हमारे यहाँ और हम 8 रुपए रोज देंगे, 8 रुपए दिहाड़ी देंगे, 240 रुपए महीना एज आपको टाइपिस्ट। ठीक है। तो मेरे लिए तो लॉटरी लगने के समान था। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि तब तक एक छोटी सी रकम माँ जी को पेंशन के रूप में मिलती थी, कुछ मामा जी देते थे, वहां से अपना कपड़े मिल गए, अनाज मिल गया, सब्जी मिल गई, यही गुजारा था। तो ऐसे ही था मतलब। बट हम बहुत, मैं उन दिनों को कभी याद नहीं करता। उन दिनों को यदि आप कहें तो मैं एक शेर सुना सकता हूँ कि कहीं पहने गरीबों ने कहीं धनवान पहने हैं, कहीं पहने गरीबों ने कहीं धनवान पहने हैं, मुखौटे पर मुखौटे हर जगह इंसान पहने हैं। अब शेर सुन लीजिए, है सच अनगिनत कपड़े मेरी अलमारियों में हैं, कभी इस जिस्म ने उतरे हुए बनियान पहने हैं। क्या तो कोई ये सोचता होगा कि ये क्या लिख रहा है, तो लेकिन ये सब मेरा जिया हुआ है, हाँ, मैंने माँ के हवाले से ये बात यूं लिखी कि लगा बचपन में यूं अक्सर अंधेरा ही मुकद्दर है, मगर माँ हौसला देकर यूं बोली तुमको क्या डर है, कोई आगे निकलने के लिए रास्ता नहीं देगा, मेरे बच्चों बढ़ो आगे, तुम्हारे साथ ईश्वर है। फिर मैंने आगे लिखा कि हर एक तूफान को कदमों में झुकाना चाहती थी तू, जमाने भर के आगे सर उठाना चाहती थी तू, जमाने भर के कितने इम्तिहानों से गुजर कर माँ
बना मैं भी वही जैसा बनाना चाहती थी। चाहती थी तो तो ये सब शनि शनि उत्तरोत्तर बाद में मेरी यात्राओं में जुड़ती रही चीजें। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं मोदी रबर में काम करने लगा और 12वीं मैंने 12वीं भी कर ली और लगभग मैंने 1.5 साल वहां पर टेम्परेरी काम किया। 8 रुपए महीना, 8 रुपए रोज पर 240 रुपए महीना मिलते थे। वो आज भी मुझे याद है कि क्या मेरी सेट लैंग्वेज होती थी, सिंस आई एम इन नीड ऑफ मनी काइंडली रिलीज माय सैलरी फॉर द मंथ। तो आज भी 2 लाइन तो एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी, एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी। अकाउंट्स वाले सतपाल टिंजन जी होते थे, जेएस अग्रवाल जी होते थे, राजकुमार जी होते थे, विपिन कुमार मलिक हमारे बॉस थे, श्रद्धेय विपिन कुमार मलिक। और विपिन कुमार मलिक जी जहां हम बैठे हैं जिस स्टूडियो में, इसके ठीक निकट उनका घर था। देखिए आज अचानक आपको बता रहा हूं मैं बात है, यहीं 21 ये सेक्टर 21 डी है ना, 21 ए में यहीं उनका पिछली गली में ही उनका घर था। क्या बात, बिल्कुल आपके बिल्कुल ये बराबर वाली गली। इतने महान शख्सियत हमारे पड़ोस में रहती हैं, हाँ, जरूर रहते थे, अब तो चले गए वो। तो उनका मेरे 3 बॉस थे। श्री विपिन कुमार मलिक, he was chief general manager finance and accounts, Mr. विजय कुमार महेश, he was general manager accounts finance, and Mr. रमेश राव। तो पहले वाले दोनों हमारे जा चुके हैं। रमेश राव जी उन दिनों चीफ कंट्रोल ऑफ अकाउंट्स थे, बहुत अच्छे इंसान, अभी वो पुणे रहते हैं। और सर आप जब इस पॉडकास्ट को देखेंगे सर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सर कि मैं आज आपको ऐसे याद कर रहा हूँ। ये लोग वो लोग थे जो भगवान जी ने भेजता है किसी की सहायता के लिए, देवदूत थे मेरे। ठीक बात, मैं आज उन्हें सबको याद कर रहा हूँ। और मैं आज आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि एक बार बाद में, बहुत बाद में, फरीदाबाद जब मैं शिफ्ट कर गया और खूब कामयाबी मिल गई तो मेरे बॉस को जरूरत पड़ी काम की, विपिन कुमार मलिक जी को। ये किसी को नहीं पता होगा। तो मैंने बताया कि कितने काबिल इंसान, इतना बड़ा अनुभव, और आज अचानक क्योंकि मोदी रबर बंद हो गई थी, तो आप यकीन नहीं करेंगे, श्री BR भाटिया जी हमारे FIA के चीफ है, महारानी पेंट्स के चेयरमैन जी, उन्होंने मुझे एकदम जैसे एक दिन बात कही, उन्होंने कहा यार उस आदमी को मेरे पास प्लीज रेफर करो और मैं उस आदमी को अपने यहाँ काम दूंगा। मुझे उस दिन कितना फील हुआ, मैं बता नहीं, कितना अच्छा लगा कि मैं, देखिए मुझे लगा कि एक आदमी जिसने मुझे हाथ पकड़कर एक दिन 8 रुपए की, अगर आप तिनका भी उनके लिए कर पाए तो मैं कर पाया। तो मैंने मलिक साहब को कहा, मैंने उनके पैर छुए, मैंने कहा सर आप वैसे बहुत बड़े हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ सर, आप ये मत सोचना आज आपका वही दिनेश छोटा सा बच्चा इस लायक है तो आपको मलिक, उन्होंने कहा था, भाटिया साहब ने, भाटिया साहब तो हैं, आप बात कीजिए, उन्होंने कहा था वो जिस पोजीशन पर कंपनी में आए, CEO बन के आए, अकाउंट्स हेड बन के आए, कंपनी में GM बन के आए, उनका जो मन करे वो आए, बस उनको साथ चाहिए था उनका। कहने लगे मैं ऐसे आदमी के लिए जिसने हमारे दिनेश के लिए, तब तक मैं फरीदाबाद का दिनेश हो चुका था। ये बिल्कुल आज नहीं जी, आप सदा दिनेश रहेंगे फरीदाबाद। इस पूरे शहर में जो प्यार मिला है मैं उसे उड़े नहीं हो सकता, कोई शक नहीं। और मैं वाकई ये मानता हूँ कि इस शहर ने जितना प्यार शायद मुझे दिया है, इतना किसी को शायद ना मिला। सर प्यार बटोरना आपको आता है सर, आपको बखूबी आता है प्यार बटोरना। थैंक यू वेरी मच सर। आप वो नब्ज पकड़ लेते हैं, मैं क्या बताऊं, माँ पर जितना काव्य आपने लिखा है शायद ही किसी ने लिखा हो। तो मैं आज वो स्टोरी थोड़ी सी और आगे बढ़ाना चाहता हूँ जी। तो क्या हुआ कि मैं उन दिनों, मेरी क्वालिफिकेशन थी इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट करके मुझे परमानेंट उन्होंने कर दिया अपने यहाँ, क्लर्क कम टाइपिस्ट का मुझे पोस्ट मिली, 450 बेसिक लगी, समथिंग 100 कुछ रुपए DA था और 90 रुपए HRA मिलता था, मौज आ गई, खूब पैसे हो गए। छोटा भाई भी अच्छी जगह पढ़ने लगा। एक दिन मेरे बॉस ने, मलिक साहब ने मुझे कहा बेटा कि क्वालिफिकेशन तो अभी इंटर ही है। मैंने कहा हाँ सर। तो बोले कि एक काम करो, आप BCom में एडमिशन लो। मैंने कहा सर मैं BCom में एडमिशन ले लेता हूँ, लेकिन करूंगा कैसे? बोले नौकरी करूंगा या पढ़ाई करूंगा? तो उन्होंने कहा कॉलेज का समय मैंने पता कर लिया। देखिए कितने बड़े आदमी थे, क्या सोच है दूर की। वो कहने लगे कि मुझे मालूम है 7 से 10 हैं, क्योंकि उससे पहले भी कुछ हमारे साथी थे, जैसे अनिल शर्मा जी, जैसे विनोद जी, जैसे राजकुमार, ये सब जॉब में आगे थे, लेकिन इन सब ने हायर एजुकेशन ली। ये आज सुनेंगे सारे लोग। राजकुमार जी दुबई में हैं, अभी अनिल जी मुझे गोवा मिले परसों, मैं रात को मैंने पोस्ट डाली तो अनिल शर्मा जी से मिलने गया। और मेरे एक दोस्त होते थे राजीव सिंह, आज उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। राजीव सिंह और हमारी भाभी शर्वरी, उनके जैसा इंसान कोई नहीं है हमारे जीवन में। मेरी शादी का कार्ड राजीव सिंह की तरफ से गया था। बहुत अच्छे लोग, मैंने बहुत प्यार कमाया है दुनिया में, मानता हूं सर। तो वहां से सर मैंने देवेंद्र सिंह, संदीप अग्रवाल जी, ये सब हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे सर। तो एक दिन, हाँ एक चीज और बीच में याद आ गई अचानक, जरूरी चीज बताना चाहता हूँ। मेरे बॉस ने मुझे परमानेंट करने के लिए, मतलब जब तक टेम्परेरी था मैं, तो परमानेंट करने के लिए मेरा अपॉइंटमेंट बनाकर रिलीज कर दिया। और जब मेरी सैलरी बनी, और सैलरी बनने के बाद आई, आपको याद हो ESI में जाती थी, PF भी कटता था, तो उन दिनों क्या हुआ, टाइम ऑफिस में मेरे को कौशिक साहब हमारे चीफ होते थे, एक दिन उनका इंटरकॉम आया कि नीचे आओ। मैं गया, बोले यार आपने तो हमें फंसवा दी। मैं सर क्या हुआ?
बोले यार आपने तो 18 साल के भी नहीं हुए आप अभी तो, और परमानेंट करा, आपको परमानेंट कर दिया हमने। तो आप ये नहीं सोच सकते सर, मैं अपनी जिंदगी में बोल रहा हूँ, मैंने उस दिन जितना अंधेरा कभी आंखों के सामने महसूस नहीं किया लाइफ में। तो मुझे मतलब मैं वहीं रो पड़ा। तो उन्होंने कहा बेटा रोने की कोई बात नहीं है, आपका जॉब नहीं जाएगा, लेकिन जब आप 18 के होंगे तब आपको परमानेंट करेंगे। ये लेटर तब मिलेगा। हाँ, लेकिन ये खाली एक एश्योरेंस था, ही वॉज नॉट सफिशियंट अथॉरिटी, ही वॉज नॉट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। सो मलिक साहब ने कहा कि तुम चिंता मत करो। तो ये बात है, उसके 6 महीने बाद में 18 का हो गया था। ठीक है। तो 18 का जैसे ही मैं हुआ तो मेरा 18 को, इवन उस दिन छुट्टी थी, संडे का दिन था, लेकिन मेरा लेटर 18 जिस दिन मैं होता हूं उसी दिन का बनाया गया। मैं 15 फरवरी को ऑन रिकॉर्ड पेपर में मैं 18 साल का हुआ, और 15 ही फरवरी से मुझे मोदी रबर के अंदर परमानेंट एम्प्लॉय बनाया गया। मेरा पीएफ भी कटा, फिर मेरी सैलरी थोड़ी सी और बढ़ी। फिर मेरे को मलिक साहब ने, अब मैं लौटता हूं वहां, उन्होंने कहा दिनेश भाई आप जो है, मुझे भाई बोलते थे, कभी बेटा बोलते थे, कि तुम बीकॉम में एडमिशन ले लो। मैंने कहा सर ठीक है। बोले मैं आपको 7 से 10 तक परमिशन देता हूँ, आप सुबह 1 घंटा लेट आओ, शाम को 1 घंटा। तो उन दिनों बैलेंस शीट बनाने का काम होता था, टाइपिंग करने का, वो मुझे बड़ा शौक था, अच्छा लगता था। आज भी याद है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट वो 3 बनती थी, सेल 3 वो स्टेटमेंट बनते थे, और मेरी स्पीड ऐसी थी, मैं अक्षर तो देखता ही नहीं था कभी भी। सिटी एंड ये टारगेट और रिसीव्ड और ये बैलेंस, हाँ, तो मैं मतलब बहुत ही स्पीड से करता था। सब लोग चकित होकर देखते थे, मेरे साथी। टाइप की ना आवाज भी बड़ी सुरीली आती है, जब उन दिनों रेमिंगटन टाइपराइटर, बाद में इंग्लिश का आया, बहुत बाद में आया, फिर कंप्यूटर्स आए, बहुत सुरीले पटाखे बजते हैं उसमें। वो सब याद है मेरी उंगलियों में आज भी, वो थिरकन, वो कंपन, वो खुशबू, दर्द, कुछ भी कह लीजिए, वो एहसास सारे आज भी जुड़े हुए हैं। बात करते हुए आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो मैंने सर वो बीकॉम में दाखिला लिया, और मैं रोजाना सुबह ऑफिस से आने से पहले अपने वहां जाया करता था। तो 6 बजे उठ जाता था, 7 बजे सामने डिग्री कॉलेज था, उसके सामने राजेंद्र नगर में मैं रहने लगा था। वहां से मैं 7 से 10 कॉलेज करता था, और सर उसके बाद अपने ऑफिस आ जाता था। साइकिल मेरे पास लग्जरी थी उन दिनों, जो साइकिल मलिक साहब ने दिलाई थी, मुझे आज भी याद है, बहुत दिनों के बाद में एक साइकिल। मैंने ऐसा वक्त जिया है सर, मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे, मैंने वो वक्त जिया, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ना, मुझे उस बात को, मैं उतरन पहनता था। सर ये आप प्राउडली बोल रहे हैं। हाँ, मैं बड़े गर्व के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ ईश्वर ऐसा ना करे किसी के साथ, किसी के सर से उसके माता ईश्वर की रजा कुछ और ही होती है। वो जानता है सर, उसने जो करना है सब ठीक है, लेकिन वो याद रखता हूँ तो मुझे आज भी अपने पर बस क्या देना है, मैं ठीक रहा पर हूँ। हाँ, तो मैंने सर वो इंटर किया 82 में, बीकॉम किया 82 में, और 82 में बीकॉम करने के बाद सर, फिर सर ने कहा कि अब आप एमकॉम में एडमिशन लीजिए। फिर मैंने एमकॉम मैंने रेगुलर किया। क्या बात, देखिए एमकॉम मैंने रेगुलर किया, 85 में मैंने एमकॉम किया मोदी एमएम डिग्री कॉलेज से। तो एमएम डिग्री कॉलेज 85 में वो किया। उसी जमाने में वहां पर डॉक्टर केदारनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी खुला था, और सीएस भी कराने का एक इंस्टीट्यूट खुला था। बॉस ने कहा कि आप हायर एजुकेशन जरूर लो, जिंदगी में आगे बढ़ना। आज महेश जी को भी याद करता हूं, जो मेरे सेकंड बॉस थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत जल्दी चले गए इस दुनिया से, बहुत ही अच्छे आदमी थे। मेरे सारे साथी, महेश्वरी जी और ये सारे साथी जो मैंने नाम लिए, इसको देखेंगे और वो याद, वो उन सबके जीवन में महेश जी का बड़ा रोल था। सुधीर शर्मा जी, ये हमारे सभी साथी हैं, सब लोग हैं, बहुत कामयाब है सभी अपनी जिंदगी में। तो महेश जी बहुत प्यार करते थे सबको, कभी पीठ पे हाथ मार दिया, ये करो ऐसे करो, सिखाते बहुत थे, क्योंकि हम सब लोग ना, सर लोग, हमें अपने सबका जीवन शुरू किया था वहीं से। हमारे साथी थे महेश जयराम, उन्हें चाचा बोलते थे, बड़े प्यारे, राधे श्याम, ये मुझे हमारा पीएन थे दुखहरण, मुझे आज नाम भी याद है, देखिए कितनी पुरानी बात है, सब कुछ याद है। जिया। तो वो लम्हे सर मैंने, कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है सर, ये जिया हुआ है। अब फिर परिवर्तन जो जिंदगी में आया सर, वो ये आया, अब यहाँ से परिवर्तन शुरू होता है। तब तक मैं कविताएं लिखने लगा था, और मेरा अगला सवाल यहीं जा रहा था। हाँ, मैं कविताएं लिखने लगा था, तो तब तक मैं सर अपने पिताजी को चिट्ठियां लिखता था, कहानी में, कविताओं में, और मुझे मालूम नहीं था कि कविता क्या होती है, लेकिन मैं अपने भाव उकेरता था कागज पर। और मेरे पिताजी को लेकर मैं बहुत लिखता था, ज्यादा मुझे, मेरी स्मृतियों में बस सिर्फ पिता रहते थे, और मैं खूब रोता था। तो बहुत छोटे थे ना जब वो चले गए। तो मैं सर उनको जिया करता था शब्दों में। और मेरे एक साथी थे राकेश गुप्ता, रविंद्र भारद्वाज, 2 लोग आज भी हैं दोनों, और बातचीत भी होती रहती है मोदी नगर में। रविंद्र भारद्वाज पुलिस में तो नहीं? रविंद्र भारद्वाज जी एडवोकेट हैं, और एक अशोक शर्मा होते थे, वो बाद में बहुत बड़े अफसर बने भारत सरकार में। तो इन लोगों को मैं अपनी कविताएं सुनाया करता था। ये लोग मेरे पहले श्रोता हैं, ये समझिए। राकेश जी तो सबसे पहले, उनको तो सैल्यूट बनता है सर। हाँ, पहले रविंद्र, ये लोग, इन्होंने बहुत प्यार किया। मैं उनसे छोटा, मोटिवेशन आपको जो इंस्पायर किया, वो भी संघर्ष में थे, लेकिन वो मुझसे बड़े थे 1-1 साल, लेकिन मुझे वो बहुत मानते थे। तो थैंक यू राकेश, थैंक यू रवि।
और अशोक भाई आपसे भी प्यार है बहुत बहुत। ग्रेट। तो मैं इनको सब सुनाया करता था और सर ये कविताएं सुनते हुए धीरे धीरे मैं एक अखबार लोकल मोदीनगर में होता था, उसका नाम मेरी स्मृतियों से इस वक्त विलुप्त हो रहा है, लेकिन मैं उसको उसमें छपने लगा था। मोदीनगर टाइम्स था या क्या था। फिर एक मैगजीन मेरठ से आती थी, डॉक्टर ताराचंद पाल बेकल उसके प्रधान संपादक थे, उसमें मेरी कविताएं छपने लगी थी। फिर धीरे धीरे सरिता में छपी, कादम्बिनी में छपी। तब तक मुझे नहीं पता था गीत क्या होता है, मुक्तक क्या होता है, गजल क्या होती है, लेकिन धीरे धीरे ललक थी सीखने की, और आज भी ये सीखने की ललक तो ऐसी ही बरकरार है, मैं आज भी सीखता रहता हूँ। आपकी कविताओं में जो शब्दों का चयन देखने को सर, मिलता है वो लाजवाब है सर। तो अब मैं आप कहें तो मैं फरीदाबाद लौटता हूँ जी। वर्ष 1988 में एक दिन, ये 87 में एक दिन ये ऑफिस हमारा अचानक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी शिफ्ट हो गया। तो बाकी सभी लोग अपना मोदीनगर में, सबको समीर विहार में घर मिले हुए थे, सभी लोगों ने वहीं रहने का निर्णय लिया, लेकिन कहीं ना कहीं नियति यहाँ मेरे साथ कुछ करना चाहती कुछ और करना चाह रही थी। तो मैंने अपनी माँ जी से कहा, माँ जी मैं फरीदाबाद या बहादुरगढ़ या गाजियाबाद, नोएडा कुछ भी शिफ्ट करना चाहता हूँ। मेरी माँ बोली बेटा जो मन करे आप वो कर लो। तभी अचानक जो मेरी श्रीमती जी हैं इंदू जी, इनकी बड़ी बहन अनीता जी और बहनोई अपना शैलेंद्र सिंह साहब, वो फरीदाबाद रहते थे। ये रिश्ता आया तो शैलेंद्र सिंह जी के बड़े भाई विजेंद्र सिंह जी मेरे साथ मोदीनगर में ही काम करते थे, तो उन्होंने कहा भी मेरी भाई की साली है तो एक बार देख लो। मैं 24 साल का हो चुका था, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं इनको देखने के लिए फरीदाबाद पहली बार आया। ये जितेंद्र चौधरी दौलताबाद वाले जीते भाई हैं, आजकल आप जानते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। इनके मकान में देखा मैंने उन्हें। जीते भाई आज तक देखने के बाद तो लगा होगा कि देखने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं सर, सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही जो आपने कहा, और ये रिश्ता बस एक बार देखने आए। तो मैंने ये बात है हमारी सर जनवरी की, मैंने उनको देखा और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर आया 1 जून को। 1 जून 1988 को मैं फरीदाबाद आया और 26 जून 1988 को सर मेरी शादी, मेरी सगाई फरीदाबाद में हुई। अब यहाँ मैं एक आदमी का नाम आज इस पॉडकास्ट में लेना चाहता हूं और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति जीवन में ऐसा जरूर कमाइए अपने से अधिक जिस पर भरोसा हो। महेंद्र खुराना भैया प्रणाम, आप जब इसे देखोगे बहुत अच्छा लगेगा। आपके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं सर वो, और पूरे शहर के दोस्त हैं। पूरे शहर, उनका भी स्वभाव बिल्कुल आप जैसे है सर, जिसका आपने नाम लिया है ना कोई फर्क नहीं। उनको मैं जानता था, मेरे कजन बीके सिंह और ये भैया हयात में काम करते थे, तो जब मैं मोदीनगर रहता था मैं तब से इनको जानता था। मैं दिल्ली आता था मिलने भैया से तो मैं उनके पास रुकता था। महेंद्र खुराना भैया को मैंने आते ही कहा, मैंने कहा भैया मैं किसी को नहीं जानता इस शहर में। उन्होंने कहा मैं हूं ना। तो उन्होंने मेरी सगाई की व्यवस्था की, मेरा सारी फंक्शन जो भी था, पैसे भी बहुत थोड़े थे, बहुत अधिक पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी 100-150 लोग मैं हूं ना में है ना जो तो भैया ने उन दिनों किया। और महेंद्र भैया आपका एहसान जो है ना शब्दों में नहीं उतार पाऊंगा, याद रखना। एक मिनट महेंद्र भैया, मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, अगर आप ना होते तो ये हीरा हमारे पल्ले ना पड़ता। थैंक यू भैया। सो आप कभी देखिए मैं भैया के किस भाव से पैर छूता हूं, दोनों हाथ लगाकर माथा नीचे करता हूं हमेशा। भैया फिर मेरी शादी दिसंबर में 3 दिसंबर 1988 को तय हुई। अब देखिए, अब आप थोड़े हंसी की बात पे आते हैं। तो मैं ठहरा चौधरी, हमारे तमाम रिश्तेदार भी चौधरी। मैंने एक दिन अचानक सोचा यार बारात में ठीक ठाक लोग भी तो होने चाहिए, कुछ शहरी से दिखाई दे रहे। मैंने लायंस क्लब ओल्ड फरीदाबाद ज्वाइन किया। और ज्वाइन क्या किया, वो मुझे ज्वाइन कराया श्री आर के चिलाना ने। चिलाना जी मेरे साधु साहब और वो दोनों एक मकान में रहते थे। राजकुमार चिलाना जी। उन दिनों भैया शायद विक्टर केबल में काम करते थे, एचआर हेड थे वहां। बिल्कुल ठीक है। राजकुमार चिलाना जी का भी बहुत बड़ा रोल है मेरे जीवन में, और वो इतने अच्छे आदमी हैं कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिए हमेशा, और मैं उनके घर जाता रहता हूँ, बहुत मिलता रहता हूँ। बहुत अच्छे इंसान है। मैं कनाडा गया तो कनाडा मिलने भी आए मुझसे, वो पहली बार जब मैं गया अपनी भाभी, मतलब हमारी भाभी के साथ में। तो चिलाना जी ने कहा ओल्ड फरीदाबाद ज्वाइन करते हैं, ओल्ड फरीदाबाद का लायंस क्लब। उसमें भूप सिंह दहिया, एसके गोयल और वो अपना काफी नामी गिरामी लोग थे। और वो थे बोहरा साहब शहर के, हाँ एसके गोयल है ना, एसके अग्रवाल, ये लोग थे। तो और जयप्रकाश गुप्ता जी, ये सभी लोग थे। हाँ, बहुत संपन्न लोग थे। मेरी बारात में सर ये सब लोग गए। यार कड़वा नाम भी याद है मुझे आज भी। राजवीर सिंह जी, ये सब लोग फिर मेरी बारात लेकर गए सर। मेरठ बारात गई और इंदू जी यहाँ से हमारे आती हैं जीवन में, आपके जीवन में। हाँ, और इंदू जी का आना है और जीवन में जो भी मोड़ आए। अगले वर्ष 21 दिसंबर को
89 में मेरी बेटी का जन्म हुआ, शारवी बेटी मेरी, जो मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली है बेटा, लव यू। और कनाडा में है। उसने यहाँ डीएवी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उसने एमईटी से एमबीए किया, और उसके बाद वो एचआर में प्रोफेशनल अपॉइंट हुई, एचआर एग्जीक्यूटिव बनी, सीनियर एग्जीक्यूटिव एचआर मैनेजर बनी जेसीबी में। और फिर उन्हीं दिनों एक रिश्ता आया जो डॉक्टर सुनिधि जी, जिनका अभी पॉडकास्ट में कल देख रहा था, इत्तेफाक देखिए। उन्होंने बताया, तो मेरे दामाद जो पुत्र से बिल्कुल पुत्र जैसे हैं, मैं उन्हें दामाद कहते हुए भी हिचकता हूं क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे। तरुण दैया, यहाँ फरीदाबाद में डॉक्टर दैया, बीएस दैया साहब होते थे सीएमओ, याद हो आपको, देवता इंसान, देवता। वो मेरे समधी साहब रहे और वो चले गए जल्दी। और मैडम हमारी समधन डॉक्टर कमला जी, जो एचओडी रही हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, बहुत ही लर्नेड, बहुत अच्छी महिला, वो अब गुड़गांव शिफ्ट कर गई हैं। तो इनसे रिश्ता जुड़ा सुनिधि जी के माध्यम से। तो लौटते हैं, 89 में शारवी का जन्म हुआ, मोदी रबर में यहीं से जाया करता था, कवि सम्मेलन खूब मिलने लगे थे। अब लौटता हूँ कविता की दुनिया में, कविताएं भी करने लगा था, लोग पसंद करने लगे थे धीरे धीरे। जो उन दिनों युवा वाणी आता था कार्यक्रम दूरदर्शन पर, कार्यक्रम का नाम याद नहीं, यूथ फॉर्म शायद याद है, उसमें हम आया करते थे। उसकी नेहरू स्टेडियम में, कभी नेहरू पार्क में शूट हुआ करता था, कभी स्टूडियो में होता था। और धीरे धीरे बहुत लोग, कवि लोग मिलने लगे, जुड़ने लगे, नए नए परिवार बनता चला गया, जो आज बहुत बड़ा बन चुका है। और मैं तमाम किसी का नाम उल्लेख करूं, लेकिन एक नाम जरूर लेना चाहता हूं, जिस आदमी ने सबसे ज्यादा सहायता करी मेरी, जिसने, देखिए मैं मान के चलता हूं, जो बुनियाद के पत्थर होते हैं उन्हें कभी मत भूलिए। वो महेंद्र शर्मा जी, बड़े कवि, हास्य के, हरियाणा के हमारे भाई, और जो अभी 2 महीने पहले चले गए। उन्होंने मुझे भाई की तरह से उंगली पकड़कर चलाया, 100-100 रुपए के प्रोग्राम दिलाने शुरू किए, 100, 250, 500, 1000, 1100 तो बड़ी रकम होती थी, ऐसी लग्जरी कराई। और मुझे धीरे 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 पूरा हरियाणा, चंडीगढ़ और जयपुर, और धीरे धीरे आपका क्षेत्र बढ़ता चला, मुझे लेके जाते थे, वो हर जगह ले जाते थे। पहले मैं कम पढ़ता था तो वो मुझे पीछे से बहुत परशु किया करते थे, आगे पढ़ो और लिखो। तो धीरे धीरे आज मैं, महेंद्र भाई, दिल से मैं आपको, आपकी पुण्य आत्मा को स्मरित करते हुए प्रणाम कर रहा हूं। आप बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे थे। मैं भाभी आप देखेंगी, भैया का बेटा बहू देखेंगी, बहुत अच्छे हैं वो लोग भी। तो भाभी ये समझना, मैं यहां से बोल रहा हूं आज भैया के प्रति अपने विचार। और धीरे धीरे टेलीविजन के बड़े शो मिलने लगे और ऐसी यात्रा शुरू हो गई। फिर बेटे का जन्म हुआ तो उसी दिन पहली कार आई मेरे पास। हाँ, उसी दिन हम अपने बेटे को हॉस्पिटल से लाए, कार में लेकर आए सर। और शायद उसका नंबर DNJ 250 था, मारुति 800। और बस ये बेटे का जन्म से आते ही तो ये कह लीजिए कि एकदम तकदीर ऐसे बदली। दिनेश जी, यहाँ आपका एक परिवार बन गया, हाँ, सोशल सर्कल भी बन गया, अपना भगवान का दिया हुआ परिवार भी बन गया। दिनेश जी, कविता के क्षेत्र में आ गए, आप पूरी तरह से उस समुद्र में कूद चुके थे सर। और समुद्र में कूदने के बाद आपका टैलेंट जो निखर के आया सर, उसमें किन लोगों का बहुत ज्यादा रोल रहा, वो भी बताया। मैं देखिए सर, देश के किसी भी कवि का नाम लूंगा मैंने, इसलिए कहा सिवाय महेंद्र शर्मा जी के, बाकी सब बड़े कवि, सबका योगदान है, सबने प्यार किया और सबका धन्यवाद करता हूं सर। आप नाम से धन्यवाद कीजिए सर आज। देखिए सर, नाम से धन्यवाद करूंगा तो अशोक चक्रधर जी ने अपने पहले कार्यक्रम में मौका दिया, और शैलेश भाई वाह में बुलाया, फिर उसके बाद दूसरा कार्यक्रम भी उन्होंने दिया। और सभी साथी मेरे, महेंद्र अजनबी जी, वेद प्रकाश जी, और डॉक्टर सरिता शर्मा मेरी दीदी, सर्वेश अस्थाना जी, और पुराने साथी मेरे गजेंद्र सोलंकी जी, बहुत सारे लोग हैं। अब मैं भूलूंगा तो किसी को, अनिल अग्रवंशी जी, सुनील भोला, ये सब मेरे साथी काव्य यात्रा में जुड़ते चले गए सर, सबका प्यार है। प्रताप फौजदार जी, मैं एक एक किसका नाम लूं किसका छोड़ूं सर, काफिला बनता यात्रा बहुत बड़ी है सर। लेकिन इसमें बहुत लोग हैं सर, और नई पीढ़ी में बहुत लोग हैं। और मैं सर, एक बात थी कि मैं जब 2001 में पहली बार विदेश गया तो मुझे पहली बार में नेतृत्व करने का अवसर ईश्वर ने दिया। मैं ओमान गया था, उसमें महेंद्र, अपने मनमोहन गुप्ता जी, इनका योगदान है, जो फरीदाबाद, इनके समधी साहब बाद में बने, उनका प्रोग्राम था। वो जनरल सेक्रेटरी थे इंडियन एसोसिएशन के सर, ओमान में। तो उन्होंने ये कार्यक्रम पहला कराया, हमने ग्रैंड हयात में किया, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था। उसमें ओम प्रकाश आदित्य जी, सुनील जोगी, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल,
और राकेश सोनी भाई, वेद प्रकाश जी और महेंद्र रंजन भी ये टीम गई थी, आज भी याद है मुझे। फिर निरंतर वो कार्यक्रम किया मैंने, कई साल किया, 10 12 15 साल किया। और उसके बाद ये यात्रा बाहर की बढ़ती गई, फिर साउथ अफ्रीका, कीनिया, रशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, आप सारी दुनिया में, आप सारी दोहा, दुनिया में आपने दोहा, डंका बजाया। कतार और हिंदी, सिंगापुर, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इन सभी देशों में जहां कविताएं, मॉरिशस कई बार गया हूँ, विश्व हिंदी सम्मेलन में भी मुझे भेजा। और आजकल न्यूज 18 पर लपेटे में नेताजी में लपेटता हूँ लोगों को। ये कहानी है सर, तो छोटी सी। दिनेश जी, मुझे एक बात बताइए सर कि इतना बड़ा परिवार बन जाने के बाद इतना आपको आशीर्वाद मिला, जिसकी आप वाकई धन्यवाद भी कर हाँ रहे हैं, सर, नाम हमेशा लेकर कर हमेशा रहे हैं। हमेशा ऋणी रहता हूँ सर। दिनेश जी, आपका जब राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नाम उजागर हुआ, उस वक्त मन में क्या चल रहा था? ये सर ये बात है 1995 की। 1995 में पंडित सुरेश नीरव जी, हमारे एक वरिष्ठ कवि, उनकी एक संस्था थी, तो उसने राष्ट्रपति भवन में अप्लाई किया था कि हम लोग एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो मैं सबसे छोटा था, मैं तो बहुत उन दिनों, मतलब अब लगा लीजिए मैं 1900। आप आज भी अपने आप को छोटा ही कहते हैं थैंक सर? यू सर। हाँ, और छोटा ही समझना चाहिए सर सभी को। यही तो बड़ा मैंने मेरा ही एक लाइन है सर, मेरी 2 लाइन है ऐसी कि मुझको जब ऊंचाई दे, मुझको जमी दिखाई दे। क्या बात। मैं चाहता हूँ कि जमी दिखती रहनी चाहिए, पांव धरती पर टिके रहने चाहिए सर। हमें दम्भ नहीं रहना चाहिए किसी चीज का, सब परमात्मा का दिया है। उसने दुख दिए, उसने सुख दिए, उसने जीवन में कठिनाइयां दी, उसी ने राह सुगम बनाई, और उसी ने मन को अच्छा किया। उसने रोना उसने सिखाया, हंसना उसने सिखाया। सब कुछ एक शक्ति है, एक परम सत्ता है जो है, सुप्रीम पावर है। और उससे बातें कर लेते हैं सर। मुझे लगता है बहुत सकारात्मक हूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, और कभी निराश भी होता हूँ, ये नहीं कहता मैं। अपने आसपास से चीजें उठा लेता हूँ, कविता के विषय ऐसे ही निकाल लेता हूँ, कोई मुझे ज्यादा नहीं भटकना पड़ता। और मुझे लगता है कि हाँ, एकदम लिखने वाले लोगों में भी मतलब कुछ लोग हमें आगे मानते हैं कि भाई ये दिनेश अच्छा है। मेरा सवाल फिर वही है, हाँ सर, उस वक्त क्या मनोदशा? बहुत खुशी हुई सर। तो उसमें जब वहां से अप्रूवल आई, तो राष्ट्रपति जी के यहाँ से अप्रूवल आई, तो उसमें था कि आप किसी को नहीं ले जा सकते। तो मेरा मन था मैं अपनी माँ को लेके जाऊं, तो अलाउड नहीं थे वो। हम लोग गए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब तब राष्ट्रपति, उन्होंने अपने हाथों से स्मृति चिन्ह दिया, अपने हाथों से हमें शॉल भेंट किया। और सबसे बड़ी बात थी, मैं कभी नहीं भूलना चाहूंगा वो, और उनकी धर्मपत्नी जी, शायद डॉक्टर विमला शर्मा जी होना चाहिए नाम, जहां तक मुझे याद है, दोनों बैठे थे। उनकी 2 अलग चेयर थी, मैं बहुत दूर था, मैं तो बहुत, मेरे लिए तो बड़ी चीज थी ना। तो मुझे बुलाया, तो उन्होंने मुझसे पूछा बेटा कहाँ की हो? मैंने कहा मैं बुलंदशहर में गांव है छोटा सा, वहां से हूँ सर, से खैरपुर गांव का, और अब मैं फरीदाबाद रहता हूँ। तो बोले तुमने बहुत अच्छी कविता सुनाई और बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने अपने हाथ से एक जलेबी उठाकर, तब तक वो ले आया था जो सर्व कर रहे थे, तो उनके सामने पहले लेकर आते हैं वो, सबसे पहले कोई कुछ भी किसी को वितरित किया जाएगा तो वो पहले राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सम्मुख वो झुकते थे अपने उसको लेकर। तो राष्ट्रपति महोदय ने उसमें से एक जलेबी थी या बालूशाही थी, ये याद नहीं है, लेकिन आज भी याद है, उन्होंने उठाकर मेरे हाथ में, मेरी प्लेट में अपने हाथ से रखा था, बेटा ये खाइए। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे लगा कितना गर्व का क्षण था मेरे को। तो सर मैं खूब रोया था, और मुझे लगा भगवान ने आज कितना बड़ा दिन दिखाया है। प्रथम नागरिक इस देश का, शायद मैं आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ आखिरी नागरिक हूँ सर। मैं तो बहुत छोटा आदमी मानता हूँ, उन दिनों तो बहुत ही संघर्ष का दौर था। तो ये था सर। सर, पिताजी का इतनी छोटी उम्र में चले जाना, हाँ सर, और उसके बाद भी एक डिवाइन ब्लेसिंग अरेंजमेंट आपके आसपास घूमना, इसे आप कायनात की क्या समझते हैं, माया समझते हैं? हाँ सर, बिल्कुल है सर। ये देखिए, मैं आपको एक वो बताता हूँ सर, हरीश सर, कि पिता पर जब लिख रहा था, लिखता रहता हूँ, तो मैंने अभी कुछ मुक्तक लिखे पिता पर। तो मैंने एक लिखा, किसी भी ख्वाब की ताबीर पहली बार देखी है, मेहरबा होती ये तकदीर पहली बार देखी है, किसी मासूम बच्चे सा अचानक हो गया हूं मैं, पिताजी आपकी तस्वीर पहली बार देखी है। क्या बात। आप एक क्रमवश, आप क्रमवार उसे देखना। किसी भी ख्वाब की ताबीर पहली बार देखी है। मेरे पिताजी की केवल एक तस्वीर है हमारे पास, मेहरबा होती है तकदीर पहली बार देखी है, किसी मासूम बच्चे सा अचानक हो गया हूं मैं, पिताजी आपकी तस्वीर पहली बार देखी है। लगा तस्वीर में जैसे पिताजी मुस्कुराए हो, जहां पर हो सभी आशीष भी हम पर लुटाए हो। मेरे बेटे ने पहली बार बोला है पिता मुझको, पिताजी आज कितना आप मुझको याद आए हो। क्या बात है।
आप इतनी मर्मस्पर्शी कविताएं लिख लेते हैं जी। ये सौभाग्य है हमारा कि आप जैसा कवि हमारे पास है। हमारे शहर का एक नवरत्न है वो। ऐसे रत्नों को सर मैं बहुत सिंपल सा हूँ और ऐसे ही भगवान बना लेना। बहुत लंबी उम्र दे और स्वस्थ उम्र दे, ये तो हमारी कामनाएं रहेंगी। रघुवंशी जी, काव्य पाठ में आपकी पकड़, काव्य पाठ में आपका ज्ञान, सर ये एक मैं समझता हूं कुदरत की तरफ से एक अनमोल तोहफा मिला आपको। जी। इसका सबसे बड़ा श्रेय अपनी जिंदगी में किसको देते हैं? देखिए, मैंने कवि सम्मेलन की दुनिया में जो सिद्धस्थ संचालक थे, उनको बहुत ही गहराई से देखा है। डॉक्टर अशोक चक्रधर जी, स्वर्गीय डॉक्टर उर्मिलेश जी। डॉक्टर उर्मिलेश जी के बहुत हम निकट रहे, तो मैं ये देखता था किस तरह से वो चीजों को बांधते हैं, दृश्य को शब्द रूप दिया करते थे वो, और ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल उकेर दिया हो पेंटिंग की तरह से। डॉक्टर कुमार विश्वास भी तब संचालन करने लगे थे, शुरुआत था उनका। मैं भी अपने आप में संचालक मैंने बहुत किए, कई कम से कम 3-4 हजार कवि सम्मेलनों के संचालन किए होंगे मैंने। तो मुझे ये लगा कि संचालक वो अच्छा है कि जो हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। कवि कमजोर हो तो उसको मजबूत कर सके, कवि झिझक रहा हो तो उसकी झिझक दूर कर सके, ऑडियंस उदंडी हो तो ऑडियंस को अच्छी बना सके। ये सारी चीजें आती हैं। आपका भाषा पर प्रवाह कैसा है, शब्दों पर पकड़ कैसी है, आपकी आंखों में क्या है, सिचुएशन सबसे बड़ी बात यह कि आप कैसे हैंडल कर सकते हो। ये आर्ट है सर एक ये, और रोज एक आर्ट है। एक बार कविता लिखने पर एक बात और बीच में कहना चाहता हूं लोगों के लिए। मुंशी प्रेमचंद जी से पूछा था किसी ने कि आप रोज कविता कैसे लिखते हो, तो रोज कहानी कैसे लिखते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं जब सड़क पर चलता हूं तो आंखें खुली रखता हूं। आप ये समझ लीजिए सर, मुझे गीत, गजल, मुक्तक मुक्तक आज हजारों की संख्या में मुक्तक है मेरे, लगभग 19 पुस्तकें मेरी आ गई सर। और मुक्तक लिखने में मुझे जैसे कहीं भी कुछ भी कह लीजिए, मुझे मुक्तक लिखने में कोई समय नहीं लगता। तो जैसे अब फरवरी है, और अब फरवरी के महीने को प्रेम का महीना वैलेंटाइन रहेगा, तो मैं मोहब्बत पर देखिए मैंने बहुत लिखा है, तो एक क्योंकि मोहब्बत पर भी आज मोहब्बत का महीना चल रहा है जी सर, रादर मैं कहूंगा मोहब्बत का हफ्ता चल रहा है। वैसे तो मोहब्बत की कोई उम्र और सीमा कैलेंडर नहीं होता। तो मैं सर उसमें ये कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान को एक दिन मोहब्बत आजमाती है, किसी से रूठ जाती है, किसी पर मुस्कुराती है। भला इंसान की तकदीर का यह खेल है कैसा, किसी का कुछ नहीं जाता, किसी की जान जाती है। क्या बात। तो लगातार उस पे मैं लिखता रहा। देखिए सर, ऐसे शब्द बनते हैं कि तेरी आवाज सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुराता हूँ, तेरी आवाज ना आए तो पल में टूट जाता हूँ, तेरी आवाज ये मेरी किसी दिन जान ले लेगी, तेरी आवाज सुनकर सांस लेना भूल जाता हूँ। सर मोहब्बत से हटकर मैं फिर ममता पे आता हूँ। हाँ सर, ममता को लेकर भी आपने बहुत लिखा है, माँ की ममता पे खास तौर पर। माँ पर तो देखिए मैंने पहले तो माँ की कहानी लिखी है, और फिर जिस किसी के घर में भी कुछ देखता हूँ, किसी की माँ का अथाह प्यार अपने लिए देखता हूँ, वो सब कहानियों में बन जाता है। मेरे बहुत मित्र हैं, उनकी माता जी मुझे बेटे के जैसा ही सब प्यार करती हैं, तो मैं उन सभी माँओं को कलमबद्ध करता रहता हूँ, उनकी भावनाओं को जीता रहता हूँ। इतने प्यारे शब्दों का जाल बुनना सर, और उस जाल को एक कविता में पिरो देना, ये अद्भुत कला सर। देखिए एक मुक्तक सुनाता हूँ अपना जी। मेरी कहानी है, मेरी माँ की कहानी है, और आपने कहा कि शब्दों का जाल है, तो देखिए शब्द कैसे बुने जाते हैं। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेटकर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेटकर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा, रुला देती है याद उन बचपन के मेलों की, खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा, खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। क्या बात। तो आप ये देखिए कि ये मुक्तक मैं ऐसा मानता हूं, जब लास्ट ईयर माँ गई, बहुत लिखा मैंने उन दिनों, तो मैंने एक बड़ा मुक्तक सुनाता हूं आपको आज कि भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, मैं तन पर लादे फिरता हूं दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा।
जहाँ भी है माँ। माँ के बारे में सर जितना भी लिखा जाए कम है। हाँ सर, ज्यादा मैं तो कहूंगा लिखा जा ही नहीं सकता, ये तो कोशिश है, प्रयास है सर। कोशिश है। हाँ, देखिए मैंने माँ पर तो लिखा ही है, माँ पर ऐसा भी लिखा कि माँ जब मेरी बीमार थी और आईसीयू में थी तो मेरे मामा देखने आए। मेरे 3 उस दिन का वर्णन मैं देखिए कैसे करता हूँ। तो मेरी माँ, मुझे लग रहा था कि माँ अब 1-2 दिन और ही जी पाएँगी, उसके बाद भी 7-8 दिन माँ और रहीं दुनिया में। तो मामा जी ने हाथ पकड़ा माँ का, तो माँ की कलाई पर जैसे बस उन्होंने यूँ थामी, इतनी देर में माँ का मैंने देखा बीपी नॉर्मल हुआ। तो देखिए कोई रिश्ता दुनिया में कहाँ है, ये भाई-बहन के रिश्ते। दोस्तों, अपने इन रिश्तों को मत खोइए। प्लीज़ मैं अपील करना चाहता हूँ, हम नहीं मिलते अपनी बहनों से, बहनें नहीं मिलती भाइयों से, थोड़ी छोटी-छोटी संपत्ति के लिए, बातों के लिए इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, इनसे खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं है। मैंने लिखा कि आज माँ क्या बोलेगी। मैंने लिखा कि यूं ही चलता रहे ये जिंदगानी का सफर भैया, कलाई सूनी मत रखना कभी त्योहार पर भैया, महकता ही रहे रिश्तों का ये आंगन दुआ है बस, महकता ही रहे रिश्तों का ये आंगन दुआ है बस, यूं ही आते सदा रहना मेरे बच्चों के घर भैया। आज आपने मेरे हाँ दर्शकों को वो जी, एक मंत्र दे दिया रिश्ते निभाने का। रिश्ते अगर निभाइए। और एक मुक्तक देना चाहता हूं यदि आप अनुमति दें जरूर तो। आज जरूर हम, जरूर, आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हाँ है। चूंकि आज एक, तो मैंने लिखा सर रिश्तों पर, सुन लीजिए दोस्तों। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर सुखों में मुस्कुराएंगे, मेरे जोड़े हुए पैसे भले न काम आए पर मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। धन्यवाद हरीश जी, बहुत बहुत आभार। दिनेश जी धन्यवाद। आपका आखिरी सवाल नहीं, मेरा, जी, आखिरी सवाल हाँ, मेरा जी, सर। जी। आपका समय बहुत कीमती है, मुझे इस नहीं, बात का ज्ञान है, हाँ, सर। क्योंकि आप बहुत से लोगों के दिल पर एक जख्मों पर एक मरहम लगाने का काम करते हैं अपने शब्दों से। एक डॉक्टर से भी बड़ी बात हो जाती है ये। आप भावों के डॉक्टर हैं। मैं यूं कहूंगा, आप लोगों के भाव को पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से शब्दों से एक नया शब्द दिया है। आप भाव पढ़ लेते हैं और उसके इलाज कर देते हैं उसका। रघुवंशी जी, इतना बड़ा मुकाम पाने के बाद, दुनिया भर में अपने प्रोग्राम करने के बाद, दुनिया भर को माँ पर, पिताजी पर, भाई बहन के रिश्तों पर संदेश देने के बाद, इतने सारे अपने इनाम पा लेने के बाद, मेडल पा लेने के बाद, पुरस्कार ले लेने के बाद, अब इस खास मुकाम पर आगे क्या देखते हैं? और मैं ये चाहता हूं कि जैसा सफर चल रहा है ऐसा ही चलता रहे। कोई बहुत लंबी रेस में मैं अपने आप को कभी शामिल नहीं पाता। मैं ये चाहता हूं, मेरा मन है कि मैं अच्छी पुस्तकें पढ़ूं और मैं बहुत पढ़ने का समय निकाल पा रहा हूं। मैं कुछ अच्छी गीत लिखता हूं। आज भी मैंने कुछ लिखा, बहुत अच्छा गीत लिखा आज मैंने, नया गीत सुबह। और जो समय अपने बच्चों को नहीं दे पाया, मैं ये चाहता हूं, मेरी बिटिया की 2 प्यारी सी बेटियां हैं, अवीरा और कियारा, मैं उन पर इतनी कविताएं लिख चुका हूं कि मेरी नातिन दुनिया भर में मशहूर हो गई। सब लोग जानते हैं अवीरा और कियारा। उन पर इतना लिखता हूं, दोनों पर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बच्चा बनकर लिखता हूं। क्या बात है। हाँ, तो इतनी कविताएं सब जानते हैं, सब मिलते हैं लोग, कवि और तमाम चाहने वाले, वो कहते हैं आपकी नातिन पर लिखी वो कविता बहुत अच्छी लगी। मेरे पवन खन्ना भैया फरीदाबाद वाले, आप जानते होंगे टीवी में, वो बहुत बड़े प्रशंसक है मेरे, बहुत प्यार करते हैं मुझे। पवन भैया थैंक यू। तो विनोद मलिक जी मिले सर आज, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। और आपकी एफएलसीसी की टीम पूरी, सर पूरी टीम का शुक्रिया है। एफएलसीसी जिंदाबाद। जश्न फरीदाबाद के माध्यम से हम लोगों ने इस शहर में कितना बड़ा एक साहित्योत्सव चलाया है, और मुकाम बना लिया, माहौल दे दिया है। बड़ी प्रदर्शनी पुस्तकों की, और बड़े कवियों का आना, बड़े शायरों का आना, बड़ी बातें, अच्छा लगता है सर ये। और हमें लगता है मशीनी शहर में हम संवेदनाओं के बीज रोप रहे हैं, बो रहे हैं। कुछ कर आने वाले वक्त में पीढ़ियां इन फलों में खाएंगी, इन फलों से लाभ उठाएंगी, इन पेड़ों की छांव घनी होगी, उन्हें भी छांव मिलेगी। तो मैं बस यही कहता हूं दोस्तों कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा, तो किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में किसी की आसमां हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात हो सर, इतनी जल्दी धन्यवाद नहीं लूंगा, मेरा मन नहीं भरा अभी तक। मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ सर जी। कलम के जादूगर, आवाज के जादूगर, सर, शब्दों के जादूगर,
आज मेरे दर्शकों के लिए क्या खास लाए हैं? मैं आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं, मिलते हैं पर मिल के बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। अंत में केवल ये कहूंगा, पैसे की दौड़ में कभी मत रहिए, आप सिर्फ रिश्तों की दौड़ में रहिए। कड़वाहट भरे भी मिलेंगे, मोहब्बत भरे भी मिलेंगे। जो अच्छे हैं उन्हें अपनी झोली में रखिए, जो अच्छे हैं उन्हें खोइए मत। बस यही कहना चाहता हूं। और मुझे खुशी इस बात की है हरीश जी कि आप साहित्यिक पृष्ठभूमि से न होते हुए भी आपने ये जो काम किया है सर, मैंने कल प्राचार्य डॉक्टर सुनीति जी का पॉडकास्ट देखा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बाकी भी देखूंगा अब समय जैसे मिलेगा। तो आप गैर साहित्यिक व्यक्ति ही कहूंगा सर, एफएलसीसी के एक सदस्य के रूप में, पदाधिकारी के रूप में तो काम अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो अभी लिखते नहीं आप, तो इसलिए। लेकिन आप ये जो काम कर रहे हो, कैमरे से कर रहे हो, इसके लिए भी आपको जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश रघुवंशी जी। सर दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात होगी दिनेश रघुवंशी जी से, दोबारा समय लेंगे। आज मन नहीं भरा, दोबारा समय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो को आम से खास बनाने के लिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।